डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर एक नए सवाल के साथ हैं और इस सवाल को लगाने से पहले आप लोग पहले कॉपी पेन ले लीजिए और फिर इस सवाल को खुद अटेम्प्ट करिए। 10 मिनट का समय दीजिए और फिर मेरे आंसर से आप इसको मैच करने की कोशिश करिएगा और यह देखिएगा कि क्या क्या चीजें उसमें लिखी हुई हैं, क्या क्या छूट रही हैं और फिर अपना स्वतः मूल्यांकन करिएगा, सेल्फ इवेल्युएशन करिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला जो क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रोसीजर टू डिसाइड द डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ द इलेक्शन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर अंडर द आरपीए एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। What are the grounds on which the election of any returned candidate may be declared void? What remedy is available to the aggrieved party against the decision? Refer to the case laws. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत संसद या राज्य विधायिका के सदस्य के चुनाव से उत्पन्न होने वाले विवादों को तय करने की प्रक्रियाओं पर चर्चा करें। वे कौन से आधार हैं जिन पर किसी भी निर्वाचित उम्मीदवार का चुनाव शून्य घोषित किया जा सकता है? निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्ष के पास क्या उपाय उपलब्ध है? मामले के कानूनों का संदर्भ लें। तो ये पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन में 4 सब क्वेश्चन, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो देयर आर 4 सब क्वेश्चंस इन दिस क्वेश्चन इटसेल्फ। आपके 4 आपके एक तरह से कहा जाएगा कि सब क्वेश्चंस हैं और वो 4 सब क्वेश्चंस क्या क्या हैं, क्वेश्चन को एक बार देखिए ध्यान से, आपको बात समझ में आएगा। पहला तो पूछा जा रहा है कि कोई अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या एमएलए है तो आपके आरपीए एक्ट के अंदर उसको क्या प्रोसीजर है जो डिसाइड करेगा कि डिस्प्यूट कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो पहला तो आपका ये पूछ रहा है कि प्रोसीजर टू डिसाइड द डिस्प्यूट, प्रोसीजर आपसे पूछ रहा है कि वो प्रोसीजर बताइए जिससे डिस्प्यूट को डिसाइड किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट आपसे ये पूछ रहा है यहां पे कि ग्राउंड्स बताइए जिन आधारों पर किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट आपसे ये पूछा जा रहा है कि यहां पे निर्णय के विरुद्ध क्या आपके पीड़ित पक्ष के पास क्या उपाय उपलब्ध है, तो रेमेडी क्या अवेलेबल है। और चौथा पॉइंट आपका है कानून का संदर्भ लें, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं इनके बारे में या हाई कोर्ट के इस रिलेशन में कोई जजमेंट्स हैं इनके बारे में आपको देखना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या प्रोविजन है इसके रिलेशन में। फर्स्ट, प्रोसीजर टू डिसाइड द डिस्प्यूट। सेकंड, ग्राउंड्स आपसे पूछा जा रहा है। थर्ड, रेमेडी। और चौथा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रोविजंस हैं। देखिए, इसमें पहला बात आपको यह जानना है कि अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए डिस्क्वालीफाई होता है तो क्या आपके डिस्क्वालिफिकेशन में हो सकता है, कहां वो प्रोसीजर क्या है। तो कोई भी व्यक्ति इनके अगेंस्ट क्या करेगा, एक पिटीशन फाइल करेगा और पिटीशन आपका कहां पे फाइल होगा, पिटीशन फाइल होगा हर हाल में हाई कोर्ट में। दिस इज द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। इलेक्शन के खत्म होने के बाद विद इन 30 डेज आप एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं और ये पिटीशन कहां पे फाइल होगा, ये पिटीशन फाइल होगा हाई कोर्ट में। दिस इज द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। ये उच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है कि एमएलए या एमपी के विवाद संबंधित, चुनाव के विवाद संबंधित बातों को यहीं पे चुनौती दी जा सकती है। तो ये बात आपको जानना है कि प्रोसीजर क्या है। अ पिटीशन विल बी फाइल्ड इन हाई कोर्ट एंड दिस इज वन ऑफ द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। दूसरा बात इसमें पूछा जा रहा है, आधार बताइए किस आधारों पर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। हालांकि आरपीए में पूछ रहा है, लेकिन आप जनरली क्या देखते हैं कि हमारे यहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है आर्टिकल 102 या आर्टिकल 191 के अंदर। आर्टिकल 102 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, आर्टिकल 191 में किसी एमएलए एमएलसी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और 102(1) के अंदर किसको कौन डिस्क्वालीफाई करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिस्क्वालीफाई करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड द एडवाइस टेंडर्ड बाय इलेक्शन कमीशन इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये पॉइंट आप देख सकते हैं।
दूसरा बात, यहां पे डिस्क्वालिफिकेशन आपका होता है 102(2) के अंदर, और ये जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है ये चेयरमैन ऑफ राज्यसभा करते हैं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या स्पीकर ऑफ लोकसभा करते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा करते हैं अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। और इनके इस जजमेंट को आप कहां पे चुनौती दे सकते हैं? इनके इस जजमेंट को आप चुनौती दे सकते हैं रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट में। तो ये पॉइंट आपको देखना है। अब जो बातें यहां पे हैं वो क्या है? आर्टिकल 102(1) के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिस्क्वालीफाई करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 102(2) के अंदर स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति आपको निर्भर करेंगे। दल बदल अधिनियम के अंतर्गत आपको निर्भर करेंगे। और वो जो 4 आधार दिए गए हैं वो केवल जानकारी के लिए बता रहे हैं, यहाँ पे वो बातें नहीं पूछी गई हैं। तो क्वेश्चन में आपको आंसर बताने के साथ साथ थोड़ा आपका एक रिवीजन भी हो जाए और अतिरिक्त जानकारी भी मिल जाए, इसलिए बातें बताई जा रही हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा किन किन बातों पे है। अगर कोई आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से, तो आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी को नहीं ज्वाइन कर सकते। अगर आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, दल बदल अधिनियम के अंतर्गत निर्भर कर दिया जाएगा। दूसरा बात, अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और अगर आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े हैं, निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, तो आप किसी अन्य राजनीतिक दल को चुनाव में जाके नहीं जुड़ सकते हैं। पोस्ट इलेक्शन आप किसी और राजनीतिक दल को नहीं जुड़ सकते हैं। अगर जुड़िएगा तो आपके इलेक्शन को नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट, अगर आप नॉमिनेटेड हैं, अगर आपका नामांकन हुआ है, तो आप विद इन 6 मंथ्स किसी पॉलिटिकल पार्टी को जुड़ जाइए। अगर आप 6 मंथ्स के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को जुड़ते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। चौथा बात, अगर आप पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हैं, पार्टी के सचेतक का उल्लंघन करते हैं। सचेतक क्या होता है? चुनावी संसदीय प्रक्रिया के दौरान एक व्यक्ति को कोई भी पार्टी सचेतक नियुक्त करती है और वो दिशा निर्देश देता है कि आपको किसी भी मैटर पे किस तरह से वोट डालना है। अगर आप उसका विरोध करिएगा तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। और ये जो मामला है, इनके जजमेंट को जो भी ये निर्णय लेते हैं, किहोतो होलोहान केस के अंदर एक केस आया था, किहोतो होलोहान मामला। इस कियोतो होलोहान केस के अंदर आपका क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मैटर को आप क्या कर सकते हैं? हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। मतलब द जजमेंट गिवन बाय द स्पीकर एंड चेयरमैन will be challenged in high court because now they are working as a judicial body, not as a legislative body. अब यहां पे 102(1) के अंदर किस बात पे डिस्क्वालीफाई होता है? अगर किसी व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाए। दूसरा, आप देखिएगा मेंटली डिस्टर्ब, और ये न्यायालय में सिद्ध हो, न्यायालय में आपका सिद्ध होगा तभी ये बात होगा। दूसरा, अगर कोई अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, अगर कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित हो गया है। फिर तीसरा बात आप देखिएगा इसमें, थर्ड पॉइंट आप यहां पे देखिएगा, और वो क्या है? अगर कोई लाभ के पद पे आसीन है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे बैठा हुआ है। चौथा पॉइंट आप यहां पे देख सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति सिटीजनशिप का लॉस कर चुका है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, नागरिकता की हानि हो चुकी है। और पांचवा पॉइंट क्या है? पार्लियामेंट बाय लॉ विल प्रोवाइड फॉर एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन। संसद अधिनियम बना के अतिरिक्त निर्धारिताएं निर्धारित करेगा। तो पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया है, उस एक्ट का नाम है आरपीए एक्ट 1950 एंड 1951, 1950 और 1951 में संसद के निर्धारिताओं से संबंधित प्रबंध दिए गए हैं। तो उसको एक बार हम लोग समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, इस आंसर का मेरा मतलब ये नहीं है कि हम आपको टू द पॉइंट यहां पे बताएंगे, इसलिए थोड़ा लेंदी हो जाएगा। आप इसको जरूर अपने हिसाब से टू द पॉइंट बता लीजिएगा, क्योंकि आज के आंसर में बहुत सारे थोड़े से डाउट होते हैं बच्चों को। आरपीए एक्ट बहुत अच्छे से पढ़ते भी नहीं है बच्चे, तो इसलिए थोड़ा इसको विस्तार में बताएंगे और फिर उससे आप अपने आंसर को एक बार मैच कर लीजिएगा। तो देखिए, जो आरपीए एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में अगर आप बात करिएगा
इसमें कई सारे प्रोविजंस हैं, कई सारे प्रोविजंस आपको देखने को मिलेगा। इसमें एक सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 है, और फिर सेक्शन 8 के साथ सेक्शन 9 है, सेक्शन 9A है, 10 है, 10A है और 11 है। सेक्शन 8 के अंदर 8(1) और 1A से 1M तक प्रोविजंस हैं, 1A से लेके 1M तक प्रोविजंस हैं। फिर सेक्शन 8(2) है, सेक्शन 8(3) है और सेक्शन 8(4) है। सेक्शन 8(3) के अंदर राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया था। सेक्शन 8(3) के अंदर राहुल गांधी वॉज डिस्क्वालीफाइड। सेक्शन 8(4) आपका है लिली थॉमस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का मामला 2013, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 8(4) के प्रोविजंस को नल एंड वॉइड आपका कर दिया। तो जो आप देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर किसी भी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, उसमें कई सारे प्रोविजंस हैं। इन प्रोविजंस को आप बड़े सरल भाषा में किताबों में पढ़ते हैं। आज थोड़ा इसको क्लिष्ट देखने को मिलेगा, थोड़ा कठिन आपको प्रोविजंस देखने को मिलेंगे। आपको बातें जो सेक्शंस हैं वो याद नहीं रखनी है, केवल एक समझ बढ़ाने के लिए हम आपको यहाँ पे बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हमारे यहाँ पे आरपीए एक्ट में किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, वो कुछ आपके ऑफेंस हैं, वो कुछ ऑफेंस हैं, और वो ऑफेंस किसके अंदर है? आइदर अंडर इंडियन पीनल कोड, आईपीसी के अंदर कुछ आपके अपराध हैं जिसके अंदर डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, आइदर अंडर वेरियस एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, वेरियस एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, संसद के विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत आपको निर्भर किया जाएगा, या आरपीए एक्ट के कुछ विशेष उपबंध हैं जिसके अंदर आपको निर्भर किया जाएगा। तो जो कोई भी सांसद निर्भर किया जाता है वो या तो हमारे जो आईपीसी एक्ट है, इंडियन पीनल कोड है, भारतीय दंड संहिता है, उस संहिता के कुछ आपके जो सेक्शंस हैं उनका उल्लंघन करते हुए आप पाए जाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, या तो हमारे संसद के द्वारा बनाए गए विभिन्न अधिनियम हैं, उन अधिनियमों का आप उल्लंघन करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, या तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का आप उल्लंघन करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो इन 3 माध्यमों से आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इस बात को समझिए। आईपीसी के अंदर कुछ ऐसे आपके सेक्शंस हैं, जैसे सेक्शन अगर आप बात करिएगा 153, सेक्शन 153 या सेक्शन 171 या सेक्शन 171F ई, ये सब कुछ सेक्शन है जिसके अंदर किसी को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। 153A है, 171E है, F है। जैसे इसमें क्या बोला गया है? एनिमिटी, आप क्या कर रहे हैं? एनिमिटी बढ़ा रहे हैं, वैमनस्य बढ़ा रहे हैं समाज में। किस बेसिस पे? रेस के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे, रीजन के नाम पे। अगर 2 समुदायों के बीच में, या आप क्या कर रहे हैं, विभिन्न समूहों के बीच में रेस के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे, रीजन के नाम पे, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे अगर आप वैमनस्य बढ़ा रहे हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। इसी मामले में आजम खान को सन 2022 में डिस्क्वालीफाई किया गया, प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन 2 communities, 2 groups on the basis of race, religion, caste, region, birth, etc. सेक्शन 171E आपका क्लियर कट कहता है कि अगर आप ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी के अंदर, ये आईपीसी का धारा है, ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी, अगर आप घूस देते हुए या घूस लेते हुए पकड़े गए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये भी आपका प्रबंध यहां पे दिया गया है जो आपके आईपीसी के अंदर एक तरह से बोला गया है। या किसी चुनाव को अनुचित प्रभाव आप डालने की कोशिश कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस एन इलेक्शन इन एन इम्प्रॉपर मैनर,
आप किसी चुनाव को अनुचित प्रभाव डालने का प्रयास कर रहे हैं तो भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये कुछ धाराएं हैं आईपीसी के अंदर। इसके अतिरिक्त कौन सी धाराएं हैं आईपीसी के अंदर, जैसे आप 376 ए बी सी डी, 376 है ए बी सी डी, ये सारे जो आपके धाराएं हैं किससे संबंधित हैं, रेप से संबंधित हैं। अगर कोई सांसद या एमएलए रेप केस में कन्विक्ट हो गया तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, या कोई सांसद या एमएलए 498 ए के अंदर कन्विक्ट हो गया तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये क्या है, क्रुएल्टी टू वाइफ, और आपके रिलेटिव्स आपकी पत्नी के साथ क्या कर रहे हैं, क्रूरता का व्यवहार कर रहे हैं तो डिस्क्वालीफाई किया जाएगा आपको। तो ये सब प्रोविजंस आईपीसी के अंदर। अब ये सब बातें आपको ध्यान में नहीं रखना होता है कि आप सारे सेक्शंस याद रखें, ये लॉ वाले बच्चों का काम है, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में बताना था, कई बार कंफ्यूजन होता है बच्चों। तो एनिमिटी, इफ आर प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन टू कम्युनिटीज ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रीजन, कास्ट, रीजन एक्सेट्रा, यू आर ऑफरिंग ब्राइबरी टू अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, से एक्सेप्टिंग ब्राइबरी आप कर रहे हैं, घूस ले रहे हैं, घूस दे रहे हैं, या आप क्या कर रहे हैं, एक तरह से रेप केस में आपका कन्विक्शन हो गया है, या अपनी पत्नी के साथ क्रूरता का व्यवहार कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखिएगा वेरियस एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट के अंदर भी किसी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और वेरियस एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट का अगर आप उदाहरण देखिएगा तो किसके अंदर आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, वेरियस एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट की अगर आप बात करिएगा तो उसमें किस बेसिस पे डिस्क्वालीफाई किया जाता है, जैसे प्रोहिबिशन ऑफ, अगर आप यहां पे बात करिएगा एक बात, प्रोहिबिशन ऑफ इलिसिट ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, ये क्या है, इलिसिट ड्रग्स, अवैध जो आपके ड्रग्स हैं, और जो एक तरह से साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट है, ये क्या है, ये जो अवैध हमारे यहां पे स्वापक पदार्थ हैं, स्वापक औषधि और मन प्रभावी अधिनियम है। तो स्वापक औषधि और मन प्रभावी अधिनियम अगर अवैध रूप से इसका आप जो ड्रग्स है उनका खरीद फरोख्त कर रहे हैं, उसका सेवन कर रहे हैं, इसमें अगर नाम आ गया तो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, मतलब कन्विक्शन हो गया। या फेरा, पहले एक एक्ट था, फेरा की जगह पे फेमा आ गया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के बाद फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया, और इसी के संदर्भ में एक एक्ट है कोफे पोसा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट। तो आप देखिएगा विदेशी मुद्रा का विनियमन का एक अधिनियम है, और जो आप तस्करी करते हैं तो तस्करी को रोकने का एक अधिनियम है। तो विदेशी मुद्रा का विनियमन और तस्करी के निवारण के लिए एक अधिनियम बनाया गया है, और एक इस एक्ट के अंदर अगर किसी सांसद को दोष सिद्ध हो जाता है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। फिर आपका एक और एक्ट है, और वो एक्ट अगर आप बात करिएगा तो सती के संदर्भ में एक एक्ट है, सती एबॉलिशन एक्ट, इसमें अगर आपका नाम आ जाता है, या एक एक्ट और है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज निषेध अधिनियम, उसके अंदर किसी सांसद का नाम आ जाता है तो फिर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर इसके अलावा आप देखिएगा जो हमारे यहाँ पे आतंकवादी संबंधी कुछ अधिनियम है, जैसे ऊपा का एक अधिनियम है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, बार बार इसको मॉडिफाई किया गया, रिसेंटली 2019 में मॉडिफाई हुआ है। तो अगर इसके अंदर आपका दोष सिद्ध हो जाता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, आतंकवादी गतिविधियों में आपका नाम आ जाता है, या किसी ऐसे संगठन को आपने ज्वाइन कर रखा है जो आतंकवादी संगठन है और हमारे देश में उसको प्रतिबंधित किया गया है, आप उसके सदस्य बन गए हैं, तो भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये सारे प्रबंध हैं, वेरियस एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, प्रिवेंशन ऑफ डिसऑनर टू नेशनल सिंबल्स एक्ट है जिसके अंदर आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो इसके अंदर आपका क्या है, एक एक्ट आप देखिएगा, और वो एक्ट क्या है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, एक एक्ट और आपका है जिसको आप देख सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, नेशनल ऑनर एक्ट 1971। इसके अंदर अगर आप नेशनल एंथम
या नेशनल फ्लैग या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रति डिसऑनर दिखाते हैं, सिद्ध हो जाता है जो इस एक्ट के अंदर प्रोविजंस हैं, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये सारे प्रोविजंस हैं जिसके अंदर आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। फिर अगर आप यहां पे बात करिएगा तो कुछ आपके आरपीए एक्ट के अंदर सेक्शंस हैं, जैसे सेक्शन 125 है, सेक्शन 135 है, उसके अंदर आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। और ये सब 8 में ही है, 8(1) से लेके 8(1)A से लेके M तक ये प्रोविजंस आपके दिए गए हैं। उसके अंदर क्या है, अगर आप बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं, बूथ रिगिंग कर रहे हैं, बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं, बूथ रिगिंग कर रहे हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्शन प्रोसेस में, करप्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं इलेक्शन के प्रोसेस में, भ्रष्ट आचरण कर रहे हैं, अगर आप इलेक्शन के प्रोसेस में और सिद्ध हो जाता है तो आपको फिर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये सारी बातों पे आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये सब सेक्शन आपके जो 8 है, 8(1)A से लेके 1M तक आपका है, जो आप प्रोविजंस देख सकते हैं। फिर 8(2) आपका क्या है, 8(2) में अगर आप बात करिएगा तो यहां पे स्पेसिफिक प्रोविजन आपका दिया गया है, एडल्टरेशन ऑफ फूड आइटम्स। अगर आप खाद्य पदार्थों में मिलावट कर रहे हैं तो हो सकता है, और यहां पे दौरी के रिलेशन में एक और प्रोविजन है। फिर 8(3) आपका क्या कह रहा है, 8(3) कह रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारे देश में किसी क्रिमिनल केस में 2 साल से ऊपर का सजा पाता है, 2 साल या 2 साल से ऊपर का सजा पाता है, तो उसको अगले 6 वर्षों के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और इसी केस में राहुल गांधी का मामला था क्रिमिनल डिफेमेशन केस, जिसमें उन्होंने कहा था कि सारे जो मोदी सरनेम के लोग हैं ये चोर क्यों हैं, एक तरह से जनरलाइज करके बोल दिया था। तो क्रिमिनल डिफेमेशन केस में पहले गुजरात के कोर्ट में मामला गया, तो ये कोई आपका ऐसा केस नहीं था कि जो आरपीए एक्ट के अंदर आपका सीधे आ रहा है, ये नॉर्मल 8(3) में आपका बात कहा गया है। तो पहले ये गुजरात के सेशन कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया, सेशन कोर्ट से फिर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिलीफ दिया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप देख सकते हैं। 8(3) है। 8(4) का प्रोविजन क्या है, 8(4) का प्रोविजन ये है कि इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, एमएलए को अगर कन्विक्ट किया जाता है तो देयर विल बी 3 months विंडो, 3 महीने का समय दिया जाएगा, और 3 महीने के समय के अंदर वो अपना सारा मामला किसी भी कोर्ट में अपील कर सकता है। जैसे नॉर्मली तो ये हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आप केस को अपील कर सकते हैं। वैसे अगर किसी अन्य मामले में आपका दोष सिद्ध हुआ है, जैसे 8(3) वाला है, जैसे क्रिमिनल डिफेमेशन केस है, ये सीधे हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब गया तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ही जो सबसे बड़ा न्यायालय होता है उसको सेशन कोर्ट बोलते हैं, सेशन कोर्ट से फिर ये हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से फिर ये सुप्रीम कोर्ट गया। तो इस तरह से अपील हुआ। तो अपील अगर होता है तो अपील के दौरान किसी भी हमारे सांसद को निर्भर नहीं किया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले को लिली थॉमस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में 2013 में इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर दी, इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन की बात आपकी कर दी। तुरंत आपके निर्भरता लागू हो जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट या हायर कोर्ट ने निर्भरता को समाप्त कर दिया तो आपका मेंबरशिप फिर रीइंस्टेट हो जाएगा, जैसे इस समय राहुल गांधी का हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके निर्भरता को, जो आपका क्रिमिनल डिफेमेशन केस था, उसको खत्म कर दिया, तो इनको फिर से आपका सदस्यता मिल गया है। तो ये पॉइंट आप देख सकते हैं जो यहां पे बात कहा गया। फिर अगर आप बात करिएगा कि इसके बाद कौन से प्रबंध है, तो 8 के बाद 9 है, और ये क्या है, जो आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन 9 है, उसके अंदर अगर आप डिसलॉयल्टी के नाम पे, सत्यनिष्ठा की कमी है या भ्रष्टाचार के नाम पे अगर आपका दोष सिद्ध हुआ है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा।
फिर इसके बाद आपके जो 10 प्रोविजन हैं, तो 10 प्रोविजन अगर आप देखिएगा तो 10 प्रोविजन है, 10A है। ये जो प्रोविजन है ये क्या कह रहे हैं कि अगर आप किसी गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में किसी तरह का कोई लाभ कमा रहे हो, या गवर्नमेंट किसी कंपनी में पार्टनरशिप रखी है जिसमें 25% उसका स्टेक है, और आप वहां पे मैनेजिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर के किसी इसके समकक्ष किसी पद को आप लेने की कोशिश के प्रयास में हो, या इसके समकक्ष किसी पद पे आसीन हो, प्रबंधन या आपके जो आप देखिएगा उप प्रबंधन या कोई भी ऐसा पद आप लेके बैठे हो, निर्देशक का पद लेके बैठे हो, तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये सारा प्रोविजन आप देख सकते हैं 9A, 10A और 10A के बाद एक और आपका प्रोविजन 10A में क्या है? 10A में ये है कि अगर आप अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस को, चुनावी खर्चों को सही समय पे ब्यौरा नहीं देते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। जैसे सनी देओल आपके जब चुनाव लड़े थे तो ये चुनाव तो जीत गए, लेकिन उसके बाद इन्होंने सही समय पे पैसे का खर्चे का ब्यौरा नहीं दिया, और दिया भी तो बताया कि जितना लिमिट है उससे ज्यादा हमने खर्चा कर दिया। तो नॉर्मली उस समय लोकसभा के चुनाव में जो लिमिट था वो 70 लाख रुपए था, 70 लाख से ज्यादा इन्होंने खर्चा कर दिया था। तो ये बात आप देख सकते हैं कि ये सारा पॉइंट आपका है। तो इन सब बेसिस पे डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। इसमें एक और प्रोविजन है जो आप देखिएगा सेक्शन 11, तो ये आपका क्या कर सकता है? रिमूवल और रिडक्शन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। और ये कौन कर सकता है? ये जो आपके डिस्क्वालिफिकेशन इंपोज है या जो पेनाल्टी इंपोज है वो इलेक्शन कमीशन आपका रिड्यूस कर सकता है, इलेक्शन कमीशन रिड्यूस कर सकता है। तो ये इलेक्शन कमीशन को पावर है कि रिमूवल और रिडक्शन ऑफ पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर थे PS तमांग, उनको 1 साल का आपका एक करप्शन में उनको सजा दी गई थी, तो उसको इन्होंने कम कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने कम कर दिया। तो ये प्रोविजंस आप देख सकते हैं। तो एक समरी फॉर्म में अगर आप देखिएगा तो किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कई सारे बातों पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। सती के संदर्भ में, सती में अगर सती प्रैक्टिस करते हुए उस दोष सिद्धि हो गई, दाउरी के संदर्भ में, रेप केस में, क्रुएल्टी टू वाइफ के केस में, क्रुएल्टी टू वाइफ के केस में, या आप व्यापक पदार्थों का सेवन करते हुए आप पकड़े गए, जो इलिसिट ड्रग्स हैं, या फॉरेन एक्सचेंज का आप विनिमय गलत तरीके से उसका लेन देन कर रहे हैं, या कोई ऐसा आप आइटम को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं जो कस्टम्स एक्ट के अंदर प्रतिबंधित है, या नेशनल जो ऑनर्स के आपके प्रोविजंस हैं उनका वायलेशन करते हुए आपको पकड़ा गया है, या ब्राइबरी, या आप कहिएगा करप्शन, या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, या आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्शन के दौरान अगर आप कोई फ्रॉड कर रहे हैं, आप बूथ रिगिंग कर रहे हैं, बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं, वोट रिगिंग कर रहे हैं, तो आपको डिस्क्वालीफाई किया सकता है। n नंबर ऑफ प्रोविजंस हैं जिसपे किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई किया सकता है। रेमेडी क्या अवेलेबल है? रेमेडी यही अवेलेबल है कि आप या तो इलेक्शन कमीशन से निवेदन करें, या तो आप हाई कोर्ट का मामला है तो सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दे दें, और अगर एंटी डिफेक्शन लॉ में डिस्क्वालीफाई किया गया है तो आप हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये आपको रेमेडी अवेलेबल है। केस लॉज की बात अगर आप देखिएगा तो एक केस लॉ है कि होतो होलोहान और वर्सेस जैचुली। हालांकि ये मेंशन नहीं करना है, आपको लिली थॉमस वाला केस मेंशन करना है जो आपको बताया गया है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और एक केस आपका है राहुल गांधी डिफेमेशन, राहुल गांधी क्रिमिनल डिफेमेशन केस। तो एक बार इससे आप लोग अपना आंसर देख लीजिएगा। हालांकि ये कुछ डिटेल्ड में है तो कुछ पॉइंट्स अगर आपके छूट भी रहे होंगे तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।